तो ये हेड दिखेगा, एक लाइन फॉर्म लाइन, यहां से ऐसे फॉर्म लाइन जाती है और ये चीज ऐसे दिखता है देखने में, ठीक है। अगर आप फ्रंट से देखें तो इस तरह से दिखता है। बाकी इसका तेल यहां से, तो यहां पर जो बोल्ट यूज किए गए हैं लगभग लेंथ में बड़े बड़े हैं, जितनी दूर में बाइंडिंग है उतने दूर फिक्स करने के लिए बड़े बड़े बोल्ट बनाए गए, यानी उनकी टेल जो है वो बहुत बड़ी बड़ी रखी गई, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में जो क्या होगा, जो थ्रेडिंग होगा वो एकदम इन सिरे पर कुछ दूर तक किया गया है कि इधर से नट लगाकर इसे कसा जा सके। तो एक साइड का हेड रहेगा, उधर ये पोर्शन इधर नहीं निकला होगा, लेकिन जब हम नट लगाकर कसेंगे तो टेल नट के बाद भी दिख सकेगी, दिख सकती है ना। जब नट लगाकर इस पर कसेंगे तो टेल नट के बाद भी दिख सकती है, ज्यादा अंदर तक कस दिए तो, जबकि इसके बोल्ट के हेड में ये चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो जब भी इसका नट बोल्ट, जब हम इसको नट बोल्ट के द्वारा पूरे ट्रांसफार्मर को कसेंगे, एक्चुअली में ट्रांसफार्मर को दो तरीके से फिक्स किया जाता है, एक तो वेल्डिंग किया जाता है, दूसरा नट बोल्ट। आप कभी भी जाकर पूछिएगा कि नट बोल्ट और वेल्डिंग में क्या अंतर होता है, तो यही अंतर होता है कि कहते हैं कि नट बोल्ट वाले ट्रांसफार्मर महंगे मिलते हैं सेल के लिए, जबकि वेल्डिंग वाले ट्रांसफार्मर सस्ते मिलते हैं। तो वहां क्या होता है कि ज्वाइंट बनाने के लिए हम नट बोल्ट का प्रयोग न करके क्या कर देते हैं, वेल्डिंग कर देते हैं। तो जब उसकी बाइंडिंग, उसको क्या करना पड़ता है कि वो जल्दी से काम हो जाता है कम मटेरियल में, और शर्त यह है कि जब वो जलता है तब प्रॉब्लम होती है, उसकी बाइंडिंग कराने में खर्च ज्यादा आता है। सारे वेल्डिंग काटेगा वो, कोई एमएस एंगल खराब हो गया तो उसको चेंज नहीं करेगा, काटेगा ना सारे वेल्डिंग, तभी तो खुलेगा वो। जबकि नट बोल्ट में आसानी से सारे नट बोल्ट निकालो, दूसरी बाइंडिंग उठाओ, डालो उसमें, कसो, होगी बाइंडिंग। तो इसकी प्राइमरी कास्ट जो होती है नट बोल्ट वाले की ज्यादा होती है, लेकिन मेंटेनेंस कास्ट कम पड़ता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कास्ट ज्यादा होती है, लेकिन मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा होता है, मेंटेनेंस चार्ज ज्यादा होता है। ये दोनों गांव में अक्सर करके वेल्डिंग वाले ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, ठीक है। नट बोल्ट जल्दी लोग नहीं खरीदना है, कौन इतना पैसा दे। जैसे गांव में किसी गांव में ट्रांसफार्मर चल गया तो लोग अक्सर चंदा इकट्ठा करके जाते हैं लेने, तो पता चलता है कोई सस्ता वाला मिल जाए तो वो अक्सर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब ये नहीं कि कहाँ वेल्डिंग की गई है, उसके जो एमएस एंगल है उनको ज्वाइंट करने के लिए क्या किया गया है, वेल्डिंग की गई है। जबकि नट बोल्ट में क्या होता है, ज्वाइंट करने के लिए नट बोल्ट यूज किया जाता है। समझ में आया? चलो अब बताते हैं सीधे सीधे ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में एक बार देख लीजिए, इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू तीनों बनाने हैं, इसीलिए थोड़ी ऑर्थोग्राफी सिंपल है, इसीलिए इसके तीनों व्यू बनवाए जाते हैं। अब तक जो हम ऑर्थोग्राफी पढ़ाए थे वो दो व्यू आपको बनाने पड़ते थे, लेकिन इसमें तीनों व्यू इसलिए बनाने पड़ेंगे कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में, किस फॉर्म में है। अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होता तो कितने व्यू बनाने पड़ते, दो व्यू। एक्चुअली में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल मशीनें क्या है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, इसीलिए सबके दो व्यू बनाए जाते हैं। जो भी मशीन अगर रेक्टेंगल फॉर्म में होती है तो उसके 3 व्यू बनवाए जाते हैं, ठीक ना। मैं तो ये मत कहना सर बाकी सबके 2 व्यू बनाते हैं, वर्क पढ़ाने के लिए, वर्क पढ़ाने के लिए नहीं, एग्जामिनर तीनों भी पूछ ही लेता है। सबसे पहले अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें, अब ऑर्थोग्राफी सब लोग देखते रहना अपने बुकलेट पर, जो हम यहाँ डायमेंशन पढ़ेंगे वो आप भी देखोगे, ठीक है ना। या जो पूछेंगे वो देखकर बताना। सबसे नीचे वाले पार्ट की अगर हम बात करें, सबसे नीचे वाले पार्ट में 2 एमएस एंगल लगे हुए, ठीक है ना, सी टाइप के 2 एमएस एंगल लगे हुए, जिसकी डायमेंशन कितनी है, 125-64, जिसकी डायमेंशन है 125 गुणे 64 गुणे 6। देखो नीचे वाला एकदम एंगल, एक बार ध्यान दो, नीचे सबसे जो चैनल दिया है ना, चैनल आयरन लिखा हुआ है 125 गुणे 64 गुणे 6 दिया है, तो
इसका मतलब कि जब इसकी माप दे ही दिया है तो हम नीचे सबसे सी टाइप बनाएंगे 164, ये लाइन की, और 125, ये लाइन कितनी रहेगी 125 गुणे 64, और 6 इसकी क्या रहेगी मोटाई। तो यहाँ से सी टाइप तो पहले ये बन गया। इसी तरह कुछ डिस्टेंस पर दूसरा सी बनेगा। देखो सबसे नीचे इसी टाइप दिख रहा है ना फ्रंट में, जस्ट इसके सामने अगर हम बात करें तो सामने कितनी दूर पर रखना है, हम इसको करके और सबसे पहले क्या करेंगे सेंटर लाइन खींच लेंगे ताकि इक्वली डिवाइड करने में आसानी। क्या करेंगे सेंटर लाइन सीधे सीधे खींच लेंगे। जैसे दूसरा चैनल बना देंगे हम दोनों के बीच से क्या कर देंगे सेंटर लाइन खींच देंगे। ये चीज हमेशा याद रखना कि सेंटर लाइन खींचने से हमको डिस्टेंस मेंशन करने में बहुत आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी हम खोजते हैं चीजों को, ठीक है ना। और अगर कहीं गलत हो रहा है तो क्या तुरंत पता चल जाता है। दूसरी डिस्टेंस चलो बताओ इमेज चैनल से दूसरे डिस्टेंस एक्चुअली में दोनों एमएस चैनलों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ये बात याद रखना। यानी इसके सेंटर से डिस्टेंस है, इसके सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है 840। तो दूसरा एमएस चैनल यहाँ से लेकर बना दिए ये, ठीक है। इसके बाद सेंटर से हम क्या करेंगे एक सेंटर लाइन ले लेंगे। सेंटर लाइन कितने पे जाएगी टोटल डिस्टेंस काउंट कर देना, उसके बाद बता देना। उसके ठीक नीचे से जाकर एक लाइन खींच देना। दोनों के बीच कितनी डिस्टेंस है 840, तो 420 जाकर यहाँ सेंटर लाइन लेनी सीधे सीधे। अगर सेंटर लाइन एकदम सीधी सीधे दिखेगी इसका मतलब ट्रांसफार्मर की अब जो ऑर्थोग्राफी करोगे एकदम सीधी पर दिखेगी, ठीक है ना, एकदम वर्टिकल दिखेगी ड्राइंग शीट पर। सेंटर लाइन अगर तिरछी खींचोगे तो उसी हिसाब से माप लोगे, फिर इधर उधर डायमेंशन के होना शुरू हो जाएगा। अब दूसरा चैनल इसके जस्ट ऊपर जो रखा है वो कैसे रखा है, वो इस तरीके से करके रखा है। कैसे रखा है, ऐसे करके रखा हुआ है, रखा है ना। तो एक्चुअली में 2 चैनल रखे गए। कितने चैनल, 2 चैनल। एक तो ऐसे करके रखा गया है और जस्ट उसी के पीछे एक ऐसे करके रखा गया। आई बात समझ में, 2 चैनल, एक इधर रखा जाता है दूसरा यहाँ रखा जाता है, गैपिंग कर, ठीक। 2 चैनल रखे जाते हैं आगे पीछे। उन्हीं को तो नट बोल्ट से ऐसे फिक्स किया जाएगा ताकि ये क्या करे बाइंडिंग को कोर को कस सके। इन्हीं के बीच में क्या होता है कोर मटेरियल होता है, तभी तो कोर को कसेंगे ये दोनों। चलो दोनों चैनल में तो एक चैनल सामने से दिख रहा है, तो जो सामने से दिख रहा है जब ऑलरेडी उसी का कॉपी जब पीछे है तो सारी डॉटेड लाइनें छिप जाएगी। कोई डॉटेड लाइन दिखेगी नहीं दिखेगी, केवल फर्म लाइनें दिखेगी। तो फर्म लाइन इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, चैनल की डिस्टेंस बता रहे, लेंथ कितनी है चैनल की लेंथ 1360 टोटल 1300। सेंटर से कितना इधर निकला हुआ है 230 ना, इसके सेंटर से तो चलो 230 तक इधर बाहर बना दिए और लगभग 230 तक इधर बाहर बना 230। चलो काम कर लेना, हमको क्या मतलब है इसके सेंटर से कितना निकला है इधर 230, बस हमको इससे मतलब हमारा इंडिंग पॉइंट मिल गया। इसके सेंटर से 230 इंडिंग पॉइंट मिल गया। अब तो आसानी से चैनल बनाया जा सकता है। हमको ये चौड़ाई पता ही है, इसकी माप कहीं दिया है इस चैनल की, थोड़ा देखो तो इस चैनल की माप कहीं शो कर रहा है, अगर शो कर रहा है थोड़ा बता दो। चैनल के बारे में बताओ, चैनल की माप कहीं दिया है? 12 का थिकनेस है, 280
12 दिया है, Yes, sir. एक चौड़ाई इसकी नहीं दिया है, इतना वो भी दे दिया है 100। तो इसकी टोटल मार्क कितनी है? 280 गुणे 100 गुणे 12। ये डायमेंशन पढ़ लो उस MS एंगल की, तीनों डायमेंशन अलग अलग जगह पर लिखी गई है, पढ़ लो। मिल गया ना? चलो खींचते हैं। दो लाइनें जाएंगी यहाँ और कैसी जाएगी? कर्व जाएंगी। कितने दूरी पर? 12 mm की दूरी पर। इंड वाली यानी सबसे इंड वाली लाइन से कितनी दूरी पर? 12 mm की दूरी। क्लियर है? आगे देखो। जस्ट इसी के ऊपर लकड़ी का एक गुटका रखा जाता है, पट्टी रखी जाती है। दरअसल बाइंडिंग जो है डायरेक्ट कोर एंगल के संपर्क में ना आए और साथ में ट्रांसफार्मर को जैसे कहीं उठाकर धम से गिरा दिया, ठीक है? पता चला बाइंडिंग लोहे से कट गई, कट सकती है ना, क्योंकि बाइंडिंग का भी तो अपना वजन होता है। तो इस चीज को हम हटाने के लिए क्या करते हैं? जस्ट चैनल के नीचे क्या रख देते हैं? लकड़ी का गुटका रख देते हैं। बढ़िया इंसुलेशन भी है, ठीक है, और वाइब्रेशन भी सोख लेगा, जो कंपन होगा गिरने से उसको भी सोख लेगा और कटेगा भी नहीं बाइंडिंग, सारे काम कर सकता है। इसीलिए क्या रखते हैं? लकड़ी रखते हैं। तो जस्ट इसी के ऊपर क्या बना दोगे? लकड़ी का सिंबल एक बना दोगे। इसकी मोटाई कितनी है? 40। तो लकड़ी का सिंबल भी तो दिखाओगे। अगर लकड़ी रखोगे तो इसका सिंबल भी दिखा देना। ऐसे बनाते चले जाना, ऐसे सिंबल, ठीक है? ये लकड़ी का सिंबल होता है, ऐसे बना दोगे तो ये रहेगा कि ये आयरन है और ये लकड़ी है, भर देना है। क्लियर? अब बाइंडिंग का पार्ट छोड़कर सीधे आते हैं कहाँ? ऊपर वाले कोर पर। अब बाइंडिंग का पार्ट छोड़कर बाद में नट बोल्ट जब बनाएंगे उसके बाद बाइंडिंग बनाएंगे, जिससे फॉर्म और डॉटेड लाइनिंग क्या आ जाए? क्लियर हो जाए, ठीक है ना? तो बाइंडिंग का पार्ट छोड़कर आ जाओ ऊपर वाले में से, उसकी भी मार्क कितनी है? सेम है, 280 है। तो जाहिर सी बात है कि सेम होगी। और चूंकि फ्रंट से रखा गया है तो कैसे दिखेगा? इसी का प्रोजेक्शन लेकर चले जाओ ऊपर, इसी का प्रोजेक्शन लेकर आ गए ऊपर और यहाँ पर आपने MS एंगल बनाया। इस ऑर्थोग्राफी में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। जरा सा कंफ्यूजन है तुरंत बताओ, क्लियर कर देंगे। हम माप वगैरह नहीं लिखेंगे, पहले बता दे रहे हैं। एक बार ऑर्थोग्राफी बन गई तो सीधे सीधे जाकर आप बनाने लगोगे ऑर्थोग्राफी। माप इसीलिए क्लियर क्या जो सीट पर बनाओगे तो डायमेंशन करोगे। हम यहाँ पर माप नहीं लिखेंगे, हम ये कह रहे हैं क्योंकि हम सारी मापें क्या करते जा रहे हैं? क्लियर करते जा रहे हैं। आप लिखते चले जाओ, कॉपी में अगर नहीं है तो आपको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में लिखते चले जाओ उसी पर, ताकि कंफ्यूजन ना हो ना हमसे पूछो। एक बार सीट लो तो सीधे ऑर्थोग्राफी बना कर लिखो। जस्ट इसी के ऊपर 3 MS एंगल कैसे रखेंगे? इस तरह करके ऐसे साथ ऐसे रखेंगे, 3 रखेंगे है ना? चलो तीनों की माप डिस्टेंस पहले काउंट कर लो। 125 के हैं, ये क्लियर है। 125 गुणे 64 गुणे 6 दिया है सारे माप। तो हमें बताने की जरूरत है कि क्या इसकी माप होगी, सीधे सीधे बना देंगे। अब ये रखे कहाँ गए, कितनी डिस्टेंस पर, इसको काउंट कर लीजिए आप। टोटल जो डिस्टेंस दिया ना 125 गुणे 295 गुणे कह रहे हैं, प्लस 125 प्लस 295 प्लस 125, टोटल काउंट कर लो कितना है?
इससे सरल तरीका हम बता दो। इससे सरल तरीका पहले तो उठाकर एक को सेंटर पर रख दो, एक को तो उठाकर सेंटर पर रख दो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक को कहाँ रख दिया, सेंटर पर सीधे सीधे। तो चलो एक आ गया सेंटर पर, एक आ गया सेंटर, सेंटर पर हो गया। दूसरा जो है उससे कितनी दूरी पर होगा, उसके इंड वाले एज से, इंड वाले एज मतलब यहाँ से, इंड वाले एज से यहाँ से कितनी दूरी पर 295 पर चले गया। यहाँ पर क्या किए कि दूसरा लेकर सीधे सीधे ऐसे बना दिए। ठीक है, और तीसरा सेम इससे डिस्टेंस पर लेकर यहाँ बना दिए। लकड़ी का थोड़ा नीचे है, ऊपर क्लियर, साइड डायमेंशन बना लोगे ना। इसके ऊपर एक और एमएस एंगल रखा गया, वो कैसे रखा गया, वो ऐसे करके रखा गया, सीधा सीधा ऐसे। उसकी माप अगर बस पता चल जाए तो काम बन जाए। चौड़ाई वही एंगल है 125 वाला, 125 गुणे 64 गुणे 6। तो चलो इसी के ऊपर जस्ट उसकी लेंथ कितनी है, 1360। अब 1360 ऊपर है तो नीचे थोड़ा काउंट करो कितना है, 1300 ही है। इसका मतलब कि ये 30 mm इससे बड़ा होगा, इस वाले एंगल से इधर भी 30 mm बड़ा होगा और उधर भी 30 mm, क्योंकि हमको इसकी लेंथ कितनी है, 1300 ही मिल रही है। इसकी लेंथ टोटल कितनी मिल रही है, 1300। नीचे दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लेंगे, 1300 ही आएगा। जबकि 1360 नहीं लिखा है, अरे सारे डिस्टेंस काउंट करना है, यहाँ से सेंटर, यहाँ से सेंटर, यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1300। इस एंगल की लेंथ कितनी है, 1300, ऊपर वाले की 1360। इसका मतलब ये है कि ये शुरू कहाँ से होगा, यहाँ कहीं से शुरू होगा, यहाँ इसको मैच कराते हुए 1360 तक चले। इसके ऊपर सबसे ऊपर वाली फ्रंट लाइन पहले तो खींच लो, सबसे ऊपर वाली फ्रंट लाइन ये खींच लिए और जस्ट उसके नीचे एक डॉटेड लाइन जाएगी थिकनेस के बराबर। ठीक है ना, डॉटेड लाइन और फॉर्म लाइन के बीच में कितना गैप होगा, इसके बीच डिस्टेंस कितनी होगी, है इसकी माप कितनी है, 125 गुणे 64 गुणे 6। ये ऊंचाई कितनी होगी, 64। क्लियर है ना। इसीलिए हम कहे थे ना कि एक बार इन्हें एंगल जान जाओ, उसके सारे व्यू जान जाओ। देखो सारे पोजीशन में रख दिया है संसार में, सारे व्यू मिले ना एक साथ। आपको ऐसे भी एमएस चैनल करके मिला, इस तरह भी करके मिला, ऐसे भी रखकर मिला है, फ्रंट से भी रखकर मिला है। इसीलिए हम सारे व्यू एक ही बार बताए, एक बार सारे व्यू देख लो कैसे कैसे रखना है, कंटिन्यू। क्लियर हो गया। अब इसी के ऊपर आई बोल्ट कसा गया है, कौन सी तरह, हाँ मार्क, अरे यार इसकी मार्क लिखी गई है 125 गुणे 64 गुणे 6 हो गया। बाकी आप जानते ही हो सारी बातें, ठीक है, क्लियर। लेंथ टोटल इसकी ये वाली चौड़ाई 125, ये वाली मोटाई कितनी 64 और इसकी थिकनेस जो आ जाएगी हो गया 125 के करीब में। अब आई बोल्ट जो कसा जाएगा, ठीक है ना, इसके अंदर जो आई बोल्ट कसा जाएगा वो यही तक रहता है। आई बोल्ट इसमें नहीं आता है, ये यही तक रहता है, ठीक है। तो आई बोल्ट को हम क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन चूंकि आई बोल्ट कर देंगे तो उसका जो आई बोल्ट का जो टेल होता है वो तो सॉलिड के अंदर दिखेगा नहीं, वो तो ढक गया ना। तो
तो ऊपर का केवल हिस्सा आपको आई बोल्ट का बनाना है, नीचे डॉटेड लाइन को छोड़ देंगे। अगर चैनल में आई बोल्ट आप बीचों बीच ऐसे कसोगे आई बोल्ट, तो आई बोल्ट का हम आपको अलग से बताए थे कि आई बोल्ट कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ऐसे आई बोल्ट होता है, इससे ये थ्रेडिंग कटी होती है, ऐसे आई बोल्ट होता है। तो आई बोल्ट को जब हम उसमें कसेंगे, आई बोल्ट क्यों लगाया जाता है? ट्रांसफार्मर के कोर को, ये कोर बाइंडिंग सहित इसको उठाकर एक मेटल की बॉडी में रखा जाता है, ठीक है ना, जिसमें ऑयल भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है? ऑयल। तो सीधे सीधे ऐसे ऊपर से हुक में फंसाया और ले जाकर डब्बे में रख दिए। तो जो ट्रांसफार्मर आप बाहर से देखते हो, एक केवल डब्बा होता है। आई बात समझ में ना? एक केवल डब्बा होता है जिसमें ऑयल भरा होता है, बस उसी में इस बाइंडिंग को सीधे सीधे ले जाकर रख देते हैं, वहीं से कनेक्शन करना शुरू करते हैं। तो उसमें आयरन में यही सिस्टम होता है। लास्ट में ऊपर का पार्ट ओपन करके जब बाइंडिंग निकाली जाती है तो सीधे ऐसे पूरा इतना पार्ट निकलता है एक ही बार, तब इसको खोलकर अगर बाइंडिंग की जाए, ठीक ना? चलो, तो आई बोल्ट यहाँ रख दोगे तो आई बोल्ट कैसे बनाओगे? यहाँ से इस तरह दिखाकर, यहाँ से सर्कुलर फॉर्म ऐसे, और दूसरा ये वाला। आई बोल्ट की माप कैसे मापी जाती है हम बताए थे, ठीक है? फिर एक बार हम जिक्र कर देंगे आई बोल्ट के बारे में डिटेल। तो रैंडमली ऐसे बना लेना, क्योंकि यहाँ आई बोल्ट आपको नहीं शो कराना। मेन आपका पार्ट क्या है? ट्रांसफार्मर है ना कि आई बोल्ट, ठीक है? एक्चुअली में आई बोल्ट क्या होता है? जो इसकी डायमीटर होती है डी, इसी के अकॉर्डिंग होता है। इसकी ये मोटाई की डी होती है, ठीक है? ये सर्कल कितना होता है? कितना होता है सर्कल? 50 इस डी के अकॉर्डिंग बताइए कितना होता है? किसी को याद नहीं? 3D होता है ये। एक लोग नहीं याद करके रख सकते। कितना आई बोल्ट डिटेल में पढ़ाए थे कभी आप लोग? जल्दी थोड़ी सब कुछ। ये पॉइंट ए डी से डी तक रहता है। जब छोटा स्मॉल आई बोल्ट रहता है तो पॉइंट ए डी रखते हैं। इसकी थिकनेस और अंदर का सर्कल 3D होता है, उसी के अकॉर्डिंग सर्कल बनाया जाता है। कितनी बार बताया हमने क्लास में? ये बन गया। अब बाइंडिंग रखने से पहले नट बोल्ट से कोर को कस देते हैं। पहला का कोर तो इसमें दिखने से रहा, कोर तो दिखेगा नहीं, ये तो फिक्स है। कोर तो इसका नहीं दिखेगा ना, कोर नहीं दिखेगा, क्योंकि बाइंडिंग जब कर देंगे तो कोर तो दिखेगा ना। तो कोर को इसमें रहने देते हैं फिलहाल। कोर कहाँ दिखेगा? थोड़ा सा केवल प्लान में। जब हम प्लान देखेंगे तब कोर दिखेगा। इसके सिवा या तो हम इसका साइड में जब बाइंडिंग घटी रहेगी, कोर इसका कब दिखेगा? मैक्सिमम दिखेगा प्लान में। साइड व्यू में केवल नीचे का कोर दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ का कोर दिखेगा, बीच में तो बाइंडिंग ढकी रहेगी। कोर एक ही बार दिखेगा कब? जब हम इसका प्लान देखेंगे तब। तो पहले हम फ्रंट व्यू साइड व्यू बना देते हैं, उसके बाद प्लान आप लोग अपने से बनाना देखते हैं कैसे बना लो। वो हम प्लान इसका नहीं बताएंगे, आपको देखना बस सिखा दिए, थोड़ा देखिए कैसे बना सकते हैं। गलत बदलाव तो बता देंगे नहीं, अब चीज बता ही देंगे तो खुद क्या करना। जगह नहीं है इसलिए नहीं बता रहे। सबसे पहले इस वाले एंगल और इसको फिक्स करते हैं। इन दो एंगलों को सबसे पहले फिक्स करते हैं। तो इसके लिए हमें कितने बोल्ट की जरूरत पड़ेगी? 4 बोल्ट। काउंटिंग करो कितने बोल्ट है? 4 बोल्ट। 2 एंड पर है और 2 मिड में है ना। बस इसकी डिस्टेंस काउंट कर लो, कहाँ कहाँ लगी। सर मिडिल से 420 पे है सर। अरे वो पहले इन 4 की बात कर रहे हैं ना, उसके बाद हम बताएंगे। पहले ये 4 लगाओ बोल्ट, जो या इस एंगल को और इस एंगल को आपस में फिक्स कर रहे हैं। पहले इन 4 बोल्टों का जिक्र करो। दिख रहे हैं सबको? ऑटोग्राफी में देखो एक बार। चलो, इसकी डिस्टेंस 2 की तो कंफर्म है 420। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी इनका गैप कितना होगा? 420 ही होगा, ठीक है ना। इसकी गैपिंग में हाँ शो किया है, देखो यहाँ पर
ये देखो ये एक्चुअली में इस रॉड से एक लाइन खींची गई है, वहां से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ दिखाई गई 420 जी याद है देखो, यानी हर एक रॉड के बीच में डिस्टेंस कितनी है 420। तो 420 अगर डिस्टेंस है तो सबसे आसान तरीका सेंटर से 420 का मतलब 210 पर आ गए, यहाँ एक सेंटर मिला, 210 इधर आ गए, एक सेंटर मिला, यहाँ से 420 आ गए, यहाँ सेंटर मिला, और यहाँ से 420 आ गए, यहाँ सेंटर मिला, मिल गया चारों। इसे बताए चलो, दो राडों के बीच में जंपिंग कितना है 420, हमको सेंटर लाइन पता है, तो सेंटर लाइन से 210 आकर एक ले लिए लाइन, और सेंटर से ही 210 पर एक ले लिए, दोनों के बीच गैपिंग कितनी होगी, फिर इससे 420 इधर आ गए, इससे 420 इधर आ गए। अब इंड से कितना अंदर रहेगा हमें मापने की कोई जरूरत नहीं जरूरत है ना, इंड से कितना अंदर है हमसे क्या लेना है, हमने जो डिस्टेंस का रख दिया, सेंटर लाइन का ये फायदा होता है। क्लियर है, चलो बोल्ट बनाते हैं। बोल्ट किसके किसके, इस इंड से कसना शुरू करेंगे और कहां तक, इसके एमएस के इस इंड, तो एक साइड बोल्ट का हेड रहेगा और दूसरे साइड क्या रहेगा, नट रहेगा। तो जिधर नट है उधर बोल्ट को बाहर निकला हुआ दिखाई देंगे, जिधर बोल्ट का हेड रहेगा उधर ऐसा कोई सेट नहीं करेंगे कि जो ऑड लगे देखेंगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं तो दोनों साइड से नट लगते हैं, नट एक ही साइड से लगता है, ठीक है। चलो बनाते हैं, पहला ये यहाँ से, अरे यार ये कहाँ फॉर्म कहाँ डालेगा ये भी बताते चलना पड़ेगा, जहां जहां मटेरियल के अंदर पड़ेगा वहां डॉटेड, और जहां मटेरियल के बाहर रहेगा फॉर्म। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ बना ये, चलो यहाँ से, तो ऊपर वाला हिस्सा जिसमें क्या कसना है, बोल्ट नट कसना है, वो तो फॉर्म दिखेगा, बाद में नट जब हम कस देंगे तो खत्म हो जाएगा। अब कितना चलेगा मटेरियल के अंदर, डॉटेड लाइन है, क्योंकि कोर के अंदर से, अरे ये एमएच चैनल के अंदर से लाइन डालेगा, तो इतने दूर तक डॉटेड लाइन बनाओगे। इसके बाद फिर ये लाइन फॉर्म, या फिर डॉटेड, उसके बाद फिर सीधे फॉर्म लाइन, सीधे लाइन फॉर्म यहाँ पर, इसके बाद इसमें भी डॉटेड दिखेगी और इसमें भी, तो यहाँ से इतनी दूर तक डॉटेड लाइन। पता नहीं ये तो ट्रांसफार्मर अच्छे अनुमान लगाओ किस चीज की लकड़ी लगाते हैं, आम की सुनो जिसमें इसमें दो लकड़ी सबसे ज्यादा अच्छी जाती है, इसमें या तो शीशम या तो बूलर का पेड़ जानते हैं, उसकी लकड़ी, उसके हम फायदे बता देंगे क्या क्या स्पेशली बनाया जाता है। अब यहाँ सीधे सीधे हेड बना देंगे, क्या बना देंगे, हेड बना देंगे, यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या करेंगे, बोल्ट का हेड बना देंगे, बन गया हेड दिख रहा है ना, सीधे सीधे हेड बना दिए। और इधर क्या बना दोगे, नट बना दोगे, तो नट बनाने का देखो हम बड़ा टाइप दिखा देते हैं, पेंसिल से आप छोटा बना तो वही रूप फॉलो कर, बनाने का तरीका ये सतह है, मानकर चलो चार्ट थोड़ा सही देगा, सही चार्ट रखिए, एक लाइन खींचे ऐसे फॉर्म, मेरे डांटने से चल जाता तो डांट देते थोड़ा, है ऊपर ऐसे कर्व, यहाँ से फिर दूसरा कर्व यहाँ तक, और फिर ये तीसरा कर्व, ऐसे करके बना लेना। और इसके ऊपर से ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक स्ट्रेट लाइन एकदम मिलाते हुए ऐसे खींच देना, ठीक है ना, ये चीजें दिखाना।
इनके बीच कम दूरी होती है, लगभग ज्यादा होती है और ये कम होती है। फ्री है नट बनाने का तरीका, ये कम दूरी, इधर भी कम दूरी, ये ज्यादा दूरी। हाँ, कर्व ऐसे देते चले जाना। कर्व का ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा ये और सबसे ऊपर वाला ये दोनों मैच कराते हुए, और इसका ऊपर हिस्सा ये तीनों ऐसे कराते हुए मैच करा देना बस। आएगा समझ में? इसको एक तरीका और आसान सा होता है कि देखो कैसे बनाते हैं। ये कर्व दे दिए यहाँ और ये वाला कर्व दे दिए यहाँ, बीच वाला कर्व नहीं खींचते, यहाँ से पहले इसको मैच करा लेते हैं, उसके बाद ये कर्व इसी से टच कराते हुए यहाँ लाकर, ठीक है? क्योंकि बड़ा वाला तो कर्व खींचने में पता चला सारे कर्व ऊपर नीचे हो गए तो वोल्टेज अजीब तरीके का दिखने लगे, ठीक है? नॉट तो ये तरीका थोड़ा सा इजी होता है। फ्री हैंड बनाने के लिए बता रहे, इतने नट बोल्ट बनाने हैं कि फ्री हैंड हेक्सागन भी बनाना। हेक्सागन बनाने के लिए क्या करोगे, सर्कल ऐसे हल्का सा सर्कल बनाओगे, उसके अंदर कितने 6 पॉइंट ले लोगे, 1 2, एक तो सेंटर पर ही हो जाएगी 2 पॉइंट सीधे सीधे, इसके ऊपर एक यहाँ ले लेना है, एक यहाँ और एक यहाँ, 6 हो गए। इन्हीं को मैच कराते हुए ऐसे हेक्सागन ऐसे बनाने। अंदाज से जब पेंसिल एकदम हल्का चलाओगे और जब ये बोल्ट बनाते समय डार्क कर देना है पेंसिल से, उसको इरेज करोगे तो डार्क वाला मिटेगा ही नहीं, सर्कल मिट जाएगा, बोल्ट तैयार हो। उसी के अंदर एचबी पेंसिल से सर्कल फ्री हैंड ऐसे खींच देना, एज को टच करते हुए हो गया। और बाकी ये जो अंदर वाला सर्किट रहेगा, ठीक है, वो तो सीधा सीधा दिखेगा क्योंकि वो बोल्ट का होता है, उसमें थ्रेडिंग बनी हुई है, तो उसके आउटर थ्रेडिंग में तो इंटरनल वाला सर्किट 1/4 छोड़कर 2 सर्किट बना देना। सारे रूल फॉलो करते हुए चलना, गलती ना हो। नट यहाँ बना दे रहे हैं, अब ये जो इसी बोल्ट पर ये लाइन कट की पड़ जा रही है तो हर टॉपिक क्या होगा, बोल्ट की जो एज की लाइन है वो लगभग बोल्ट पर ही दिखा दो, काम खत्म हुआ, डॉटेड लाइन लगाने का काम खत्म हो गया। आसान है ना? जो लाइन खींचे थे बोल्ट से ढक जानी चाहिए नट से, तो नट की एज ही दिखा दो, वहां पर काम खत्म हो जाएगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस लाइन के इधर एक लाइन की इधर बोल्ट दिखा दी, इसी तरह चारों बना देंगे इसी तरह करके। हम फार्म बना दे रहे हैं तो लोग अपना कर देना, तो बताते जाइए सर कहाँ डॉटेड होगा कहाँ पर। यही मेहनत है यार तुम लोगों और इसको एक साथ का सेम याद लो। अरे यार इसको नहीं, इसको और इस वाले इनको एक साथ रखना है, तो यहाँ से नट जाएगा, इतने दूर में डॉटेड चलेगा, इतने दूर में बाकी फॉर्म चलेगा, और फिर इधर से डॉटेड। चूंकि ये आगे यहाँ निकला हुआ है तो इस पर फॉर्म हमको नट बोल्ट दिखेगी। अब हमको लग रहा है कि कंफ्यूजन आपको शुरू होगा। यस तो एक नट इसको लगाकर और इसको लगाकर एक नट यहाँ दिखा दोगे, इसी तरह सारे नट दिखाते 3 गलत चलोगे। जो नट आगे है वो नट पीछे भी है, इस बात का ध्यान रखना। जो चैनल यहाँ इस तरह यहाँ से लेकर उस साइड तक है, ये वाला चैनल आगे है तो पीछे भी एक है, तो एक नट अगर यहाँ आगे कसा जा रहा है तो इसी पर पीछे भी एक नट कसा जा रहा है, जो इसी के इक्विवेलेंट है, इसी के बराबर, इसी के पैरेलल है। इसीलिए ओवरलैपिंग करने के कारण वो पीछे वाला नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप प्लान देखोगे तो वहाँ 3 नहीं 6 दिखाने पड़ेंगे नट, सीधे सीधे कितने 6 नट आपको दिखाने पड़ेंगे प्लान। तो इनको कस लिए, इसके बाद यहाँ से इसको कस लिए,
यहाँ से इसको कर ये हो गया। इसमें चार इधर से लगा के इधर से एक ट्रिपल करते हैं, जिधर ज्यादा स्पेस है हाँ रिंच को आसानी से दूसरे दिन से कर सकते हैं। हो गया। अब देखो इन दोनों को भी तो कसना पड़ेगा। यस सर। छोड़ एक नट बोल्ट यहाँ पे लगेगी, एक और दो यहाँ पर दिखाओगे। ये बोल्ट का हेड दिखा दोगे। पढ़ो ज्यादा, बातें कम करो। इनका क्वेश्चन हो गया था, इसमें कहीं ना कहीं बाद में एक आओगे ना तो फिर कहेंगे कि जा जब पढ़ा रहे थे तब क्या कर रहे हैं। वीडियो बना रहे थे। यहाँ कर दिया गया। अब अगला इधर का सी टाइप ये वाला और जस्ट इसके पीछे जो है इनको भी 3 जगह से कसा गया है, जो कोर को फिक्स करते हैं। कोर की इसके स्टैंपिंग को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो 3 नट कहाँ दिखाए गए हैं तो चैनल पे सर 420 की दूरी करना। तो सबसे पहले तो सेंटर एक नट तो कहाँ रहेगा, सेंटर पर। एक नट कहाँ रहेगा, सेंटर पर। और अंदर एक सर्कल। एक नट ये हो गया। हाँ सारी नटें फ्री है अगर इनकी साइज छोटी है। दूसरा इसे कितनी दूरी पर, 420 की दूरी पर। तो यहाँ कहीं आएगा एकदम बाहर सर्कल और एक अंदर सर्कल। इसी तरह एक नट यहाँ आएगा। तीन नट बन गए। इसके बाद 3 नट जस्ट इसी के ऊपर बनेंगे। एक सेंटर पर यहाँ बनेगा। इसलिए 4 हमको दिख रहे हैं सामने से, लेकिन ये दोनों अलग अलग जगह पर है। यहाँ भी आप कितने नट दिखाओगे, 4। एक यहाँ पर और इसी को आगे बढ़ाकर एक यहाँ। और आई बोल्ट चूंकि ये इसी बोल्ट के बराबर होती है तो आई बोल्ट को आप दिखाना चाहिए। हाँ एक काम कर सकते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन इतने दूर तक दिखा सकते हो। इसमें भी तो ये डॉटेड लाइन ही होगी क्योंकि कहा बीचों बीच एस एंगल के बीचों बीच पे है। तो ये लाइनें कौन सी है, ये डॉटेड लाइन होगी। यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक क्या होगी, डॉटेड लाइन। जब तक ये बोल्ट सामने न पड़ जाए ये बात, तब तक वो डॉटेड लाइन आएगी। उसके बाद फिर फॉर्म आएगी। इसके सिवा कोई बोल एक चीज ध्यान दो। अब बाइंडिंग किसमें रखना है। बाइंडिंग की डायमीटर कितनी है, 410। लेयर कितने हैं क्वाइट के, 20। पढ़ो कहाँ पढ़ो, किताब में नहीं है, पढ़ो उसमें देखो। बाइंडिंग की डायमीटर कितने mm है, 410 mm। बाइंडिंग की डायमीटर कितनी है, 410 mm। और लेयर की संख्या कितनी है, 20 लेयर। कॉइल अब पर एकदम रखे। तीनों बाइंडिंग को इक्वली अगर डिस्टेंस पर रखे
तो आप एक बार देखो कि एक बाइंडिंग तो सेंटर से एकदम जिधर इधर डायमीटर का आधा हिस्सा इधर आधा इधर होगा भाई, एक तो एकदम बाइंडिंग सेंटर पर होगी ना, तो सेंटर पर इसका मतलब डायमीटर का आधा हिस्सा इधर और आया आधा इधर, रेडियस के बराबर। तो डायमीटर 410 है, तो रेडियस कितनी होगी? 200। ध्यान। और सेंटर लाइन से इस रॉड के सेंटर की दूरी कितनी है? 210। और इसकी मोटा थिकनेस कितनी है? 25 में बताया। ठीक है। अब सोचो कि ध्यान दो, इसके सेंटर से यहाँ सेंटर तक का, बोल्ट के सेंटर से इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है 210 और इसकी थिकनेस टोटल है 25, यानी सेंटर से एक साइड की इसकी थिकनेस कितनी होगी? 12.5 mm होगी ना। और सेंटर से तब ये डिस्टेंस कितनी बची? 210 में से कितना माइनस कर दोगे? 12.5। तो 12.5 माइनस करके बताओ कितनी डिस्टेंस? 197.5 समझ में आया? यानी कि इसका मतलब क्या कोई जल जाएगी, सेंटर लाइन से 5 mm पहले तक जाएगी। तो इसका मतलब कि रॉड से बाइंडिंग का इंड जो किससे ढकेगा? रॉड से ढकेगा। फिर से सब बाइंडिंग की डायमीटर कितनी है? 410। तो सेंटर से इसको एक साइड कितना चल रहा है? 205। जबकि जब हम डिस्टेंस मापना शुरू करेंगे 105 तक जाएंगे, 105 तक, यानी इस सतह के अंदर कितना चले जाएंगे? 7.5 mm। 12 कहाँ जाओगे? 12 तो सेंटर से है ना। 7.5 mm अंदर जाओ। एक बार ध्यान से सुनो, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो डिस्टेंस लाइन क्लियर कर दो। ये रॉड है, रॉड की मोटाई हम ये रखे, ठीक है ना? ध्यान देना, रॉड की मोटाई ये रखे हैं। टोटल कितना है? अब इस रॉड की एक सेंटर लाइन भी होगी। कितना है? सेंटर लाइन होगी ना। सेंटर लाइन से ये डिस्टेंस कितनी है? 12.5। कितना है? 12.5। यहां कोई एक सेंटर लाइन है, ठीक है ना? सेंटर लाइन है। सेंटर लाइन से ये सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी है? 210, ठीक है। लेकिन बाइंडिंग कितना जा रही है? 205 जा कितना रही है? 205। तो अगर हम ये दूरी निकाल लें, ये दूरी यहां से ये दूरी, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये वाली दूरी निकालो, चाहे ये वाली, कोई भी काम कर सकते हैं। कर सकते हो ना? कंफ्यूज हो गए क्या दूरियों में? यहां से लेकर 210, ठीक है। यहां से लेकर ये कितना है? 12.5 माइनस किए तो 197.5, ठीक है। आगे एक लाइन जो मिलने वाली है अभी, ये दूरी है 205। तो अब बताओ 205 में से ये माइनस करो, कितना आएगा? कितना आएगा? यानी ये कितने का गैप होगा? 7.5 mm का। समझ में आया? तो एकदम लास्ट वाली जो लाइन है, इससे कितना अंदर होगा? 7.5 mm पर एक डॉटेड लाइन चलेगी, जो किसकी डॉटेड लाइन होगी? बाइंडिंग की सतह की, जिसको रॉड ढक कर रखा। समझ में आ रहा है? एक और लेयर चलेगी
जो बाइंडिंग की होगी, जिसको रॉड आगे से ढक लिया है, सतह नहीं पीछे पड़ रही है, तो पता नहीं चलता। यानी बाइंडिंग इस तरह सर्कुलर, देखो सर्कुलर फॉर्म करते हुए ऐसे आई है, तो इसका इन पॉइंट होगा, तो एक लाइन नहीं चाहिए ना सतह, लेकिन इसके सामने एक रॉड खड़ी है जो इसकी सतह को इसको ढकी है, वो सामने जो रॉड पड़ जा रही है, तो उसकी क्या लाइन आएगी, डॉटेड लाइन उसी रॉड पर बनती हुई आ जाएगी। तो आप इसमें क्या दिखाओगे, इस वाले रॉड में 7.5 mm पर एक डॉटेड लाइन और इधर की सतह से 7.5 mm पर दूसरी डॉटेड लाइन, क्योंकि बाइंडिंग की पहली बाइंडिंग की एक सतह यहाँ तक आई, इसमें जो बाइंडिंग रखी उसकी भी सतह इतना आएगी कि नहीं, सेम जब डिस्टेंस है, तो किस तरह बनाओगे, इसके इंड से 7.5 mm पर एक डॉटेड लाइन और इसके इंड से 7.5 mm पर दूसरी डॉटेड लाइन, यानी सेंटर लाइन से 5-5 mm पर दूरी पर दो लाइनें जाएगी। कौन सी सेंटर लाइन, इस रॉड की जो सेंटर लाइन है उससे 5-5 mm हटकर दो डॉटेड लाइन और खींचोगे, और 12.5 mm हटकर फर्म लाइन है जो रॉड की, तो रॉड की सेंटर लाइन से 5-5 mm बैक छोड़कर दो डॉटेड लाइन, फिर सेंटर से 12 mm डिस्टेंस छोड़कर 12.5 mm फर्म लाइन जो रॉड की। समझ में आया? 5 लाइनें इसमें बनेगी, एक सेंटर लाइन, दो डॉटेड लाइन और दो फर्म लाइन। सारे डिस्टेंस से हमने क्लियर कर। अगर ये नहीं खींच रहे होगे तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफी वही गलत हो गया, सबसे पहले एग्जामिनर उसी को फ्रंट में पढ़ेगा, क्योंकि ये लंबी लंबी लाइनें हैं, ठीक है, और उसी को शो ही नहीं कराया। ये चीजें याद रखें, एरिया ज्यादा कवर कर रहा है ना, तो लाइनें दिखनी चाहिए, बहुत कम डिस्टेंस में जो लाइन होती है उसको हम छोड़ देते हैं, चलो भूल गए, यहाँ इसको कैसे भूल गए भाई, तो हम इस यहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, इंड वाली राड में कितनी आप दिखाओगे, इंड वाले राड में, इंड वाले राड में कितना दिखाओगे, ये कहीं केवल दिखाओगे इस साइड, ये नहीं कि इसमें भी दो डॉटेड लाइन थी। इंड वाले रॉड में केवल इस वाली बाइंडिंग की एक सतह एंट्री करेगी, इधर कोई बाइंडिंग नहीं है, तो केवल एक सतह इधर वाली डॉटेड लाइन बनाकर छोड़ दोगे, इस वाली इंड रॉड में और इस वाली, इन दोनों में दो डॉटेड लाइन है। क्लियर है सबको? इसके सिवा और कुछ बचा? कोर की कोई डॉटेड लाइन नहीं दिखे, क्योंकि स्टैंपिंग है, इसका जिक्र साइड व्यू में किया जाएगा, नीचे तो यहाँ पर इसको शो नहीं करा कोर के। चलो बाइंडिंग कर लिए, मान लो इसमें खींच दिए लाइन, मान लो कि खींच दिए लाइन, अब कितनी लेयर दिखाओगे, यहाँ से 20 लेयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस काउंट करो और उसको 20 पार्ट में डिवाइड करो, ये आपका काम। कहाँ से कहाँ तक, लकड़ी के यहाँ ऊपर वाले सिरे से लेकर एंगल के इस वाले सिरे तक के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगी उसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 20 पार्ट में। किसी डिस्टेंस को जो आप नहीं जानते हो उसको इक्वली बांटना आता है ना,